हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे नोरसेट और सभी CHOs के लिए स्पेशल क्लासेस और स्पेशल सेशन, जिसके अंदर हमने लास्टली फर्स्ट सेशन डिस्कस किया, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, जो कि डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे और बिल्कुल टारगेट क्वेश्चन थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज एक बार फिर से हम नया सेशन लेकर आए हैं और सेशन नंबर 2 यानी सेकंड सेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आप अपनी मेमोरी में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें से 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही कंटिन्यूअसली जो लाइव सेशन है वो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेकेंड सेशन को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस सेकंड सेशन को। और इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड हैं डायरेक्टली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर, यानी जो CHN सब्जेक्ट है उस पर बेस्ड है। और आप सबको पता है CHO जो एग्ज़ाम्स होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो कम्युनिटी के मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी आज हम इस सेशन के अंदर कम्युनिटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज के सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे होंगे और अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन है द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, यानी जो ये वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन जो टर्म आपको दिख रहा है वो सबसे फर्स्ट वन किसने परफॉर्म किया था। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये लास्टली आपने देखा होगा नोरसेट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और रिपीटेडली ये CHOs एग्ज़ाम और स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम्स में कंटिन्यूसली पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको कंटिन्यू याद रखें और अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है। पहले हर क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, देन उसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A है जॉन साल्क, ऑप्शन नंबर B है लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर C है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर D है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। वैक्सीनेशन टर्म है या वैक्सीनेशन सबसे फर्स्ट वन किसने परफॉर्म किया था? ऑप्शन आपको मैंने बता दिया है, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है और आंसर बताना है, फिर उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा। जी, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर। एडवर्ड जेनर या जेनर एडवर्ड अपन कह सकते हैं, इन्होंने सबसे फर्स्ट वन वैक्सीनेशन टर्म को या वैक्सीनेशन को परफॉर्म किया था। और ये क्या है? ब्रिटिश फिजिशियन थे। एडवर्ड जेनर क्या थे? ब्रिटिश फिजिशियन थे और सबसे फर्स्ट वन इन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन को। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। याद रहे सबसे फर्स्ट वन इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था वैक्सीनेशन टर्म को या वैक्सीनेशन को, और इसके अंदर भी इन्होंने सबसे फर्स्ट वन बात की थी स्मॉल पॉक्स की। किसकी बात की थी? स्मॉल पॉक्स की बात की थी। तो याद रहे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन क्लियर होता है वैक्सीनेशन टर्म से रिगार्डेड, जो कि किसने? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन आपको याद रखना है फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी, दैट इज ए स्मॉल पॉक्स, और ये भी नोरसेट 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रहे दोनों क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली माइंड में फिट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से आगे आपको सेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑल वैक्सीन आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड।
यानी क्वेश्चन यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कल भी बताया था आपको यही तरीका कि आपको सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन को एक बार समझ नहीं आता है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन आपको माइंड में फिट करना है। क्वेश्चन आपको समझ आएगा, उसी के बाद आप उसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज आपको डाउट होगा, आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा और आप जल्दीबाजी में गलत आंसर चूज कर लेंगे और आपको नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन उसका आंसर देना है। आंसर भी देना है एलिमिनेशन मेथड से, यानी आपको काटना है, जो गलत है उसको निकालना है, सही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ऑल वैक्सीन, यानी जितनी भी वैक्सीन है उसकी बात की जा रही है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जितनी भी वैक्सीन हैं उनकी बात की जा रही है। वो सभी वैक्सीन जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएससी, आप सब जानते हैं पीएससी को, पीएससी पर वैक्सीन को स्टोर्ड किया जाता है। किसके अंदर स्टोर किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। किसके अंदर? पीएससी पर किसके अंदर वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है? आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्शन की बात करते हैं, आंसर आपको देना है। फर्स्ट वन ऑप्शन है ILR, फर्स्ट वन ऑप्शन है ILR। आप सबने पढ़ा होगा कम्युनिटी के अंदर ILR। व्हाट इज ILR? आपके सामने भी लिखा हुआ है, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। सेकेंड ऑप्शन है वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम। थर्ड ऑप्शन है डीप फ्रीजर और देन डी ऑप्शन है कोल्ड बॉक्स। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, देन उसके बाद आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। पहले अपना आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और सबको कमेंट्स करना है, सबको आंसर बताना है। जी बिल्कुल, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आई थिंक आप सबका माइंड वही कह रहा होगा और कह रहा है तो बिल्कुल आंसर आपको बताना होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर, यानी कहे तो ILR। ILR इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर, यानी सभी वैक्सीन्स को पीएससी के अंदर यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर ILR के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अब आप सबको पता होगा ILR भी 2 प्रकार के आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। कौन कौन से पढ़े होंगे? एक पढ़ा होगा आपने कौन कौन से पढ़े होंगे? एक पढ़ा होगा आपने स्मॉल डीप फ्रीजर के नाम से और एक दूसरा पढ़ा होगा डीप फ्रीजर के नाम से। या फिर कहें तो इस ILR के अलावा भी पीएससी के अंदर या अदर कोई से भी हेल्थ सेंटर के अंदर और भी सिस्टम्स रहते हैं, जैसे कि वॉक इन कोल्ड रूम ये रहता है, उसके अलावा डीप फ्रीज़र रहता है, उसके अलावा कोल्ड बॉक्सेस रहते हैं, उसके अलावा स्मॉल डीप फ्रीज़र्स रहते हैं। ये सभी हेल्थ सेंटर्स के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर से आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि जो वॉक इन कोल्ड रूम, जो सेकंड ऑप्शन इसका कह रहा है आपके लिए, आपके सामने है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये है वॉक इन कोल्ड रूम। ये यूज़ किया जाता है रीजनल लेवल पर। किस लेवल पर यूज़ किया जाता है? ये रीजनल लेवल पर यूज़ किया जाता है। याद रहे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं कि जो नीचे फॉलोइंग आपको क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सिस्टम है जो कि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है रीजनल के अंदर, है ना? यानी रीजनल लेवल पर कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, दैट इज़ आंसर वॉक इन कोल्ड रूम। पीएससी के अंदर मैंने बता दिया ILR है, रीजनल के अंदर बता दिया वॉक इन कोल्ड रूम है। देन अपन बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? दैट इज़ डीप फ्रीजर। ये यूज़ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। किस लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये यूज़ किया जाता है डीप फ्रीजर। याद रहे डीप फ्रीजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूज़ किया जाता है, याद रहे, भूलना नहीं है, याद रहे। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा लास्टली अपन बात करें कि जो अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर है, जिसको अपन पीएससी कह सकते हैं, पीएससी, इसको स्मॉल डीप फ्रीजर भी कहा जा सकता है। यानी स्मॉल जो डीप फ्रीजर है उसको पीएससी, जो अर्बन पीएससी होती हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ILR कहाँ पर वैक्सीनेशन स्टोर करते हैं, यानी ILR में कहाँ पर वैक्सीनेशन स्टोर करते हैं, या पीएससी के अंदर किसके अंदर या कौन से सिस्टम में वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज़ ILR।
आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर पीएससी के अंदर यूज़ करते हैं। देन रीजन की बात करें तो रीजन के अंदर करते हैं वॉक इन कोल्ड रूम में, यानी रूम होता है एक टाइप में। उसके अलावा ठीक है, वॉक इन कोल्ड रूम में। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपन बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर यूज़ करते हैं डीप फ्रीजर। याद रहे, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली आगे जो रिसेंटली एग्जाम आने वाले हैं आगे, तो उनके अंदर ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और CHS के लिए तो स्पेशली CHO के अंदर तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते, तो उनके लिए तो ये माइंड में फिट कर ही लेना है। अब यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सबको इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में तो काफ़ी बार देख ही लिया होगा। अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा, जिन्होंने 2-5 बार काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो अब रिसेंटली दिए हैं या नहीं दिए तो आगे देंगे, तो उनके अंदर तो उनको तो ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अपन कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना ही पड़ता है और याद रखना ही पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आंसर आपको बताया जाएगा। इन इंडिया, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, यानी इंडिया की बात की जा रही है। यहाँ पर ध्यान रहे, किसकी बात की जा रही है? इंडिया की बात की जा रही है। और इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो कब लॉन्च हुआ था, उसका ईयर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है 1978, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1997। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1985 1985 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर कुछ अदर क्वेश्चंस भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे फर्स्ट वन अपन EPI की बात करें, EPI क्या होता है आप सबने पढ़ा होगा। यदि इम्यूनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में आपने पढ़ा है, वैक्सीनेशन आपने पढ़ा है, या शेड्यूल तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपने EPI सबसे फर्स्ट वन पढ़ा होगा। EPI दैट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन पढ़ा होगा। और इसके अंदर आपसे इसका डेट यानी ईयर आपसे पूछा जाता है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, किस ईयर के अंदर EPI को लॉन्च्ड किया हुआ था, या लॉन्च्ड किया था, या स्टार्ट किया था। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबका आंसर एक ही यहाँ पर होगा, 1974। क्या आंसर रहेगा? 1974 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। किसका? EPI का। ध्यान रहे, अकॉर्डिंग टू WHO पूछा जा सकता है और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। यानी WHO ने EPI कब स्टार्ट किया? 1974 में, 1974 के अंदर स्टार्ट किया। WHO के अकॉर्डिंग नहीं पूछ के डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, कब लॉन्च हुआ था। तो डायरेक्टली आपका आंसर जाता है 1974 1974 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद यही प्रोग्राम WHO के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अपन देखें तो 1978 हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका नाम चेंज करके 1985 के अंदर जो आपका क्वेश्चन था, 1985 के अंदर इसका नाम चेंज कर देती है और क्या कर देती है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर किस किस को बेनिफिट मिलता है, यानी स्पेशली क्या एम था, किन किन को टारगेट बनाया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या? फर्स्ट वन याद रखना है आपको, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को टारगेट बनाया और उसको इम्यूनाइजेशन करवाया गया। देन चाइल्ड, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के बाद उसका डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद जो चाइल्ड है उसको इम्यूनाइजेशन करवाना। देन इन्फेंट, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, प्रेग्नेंट लेडी हैं
इन्फेंट है और चाइल्ड है। यहाँ पर अपन डायरेक्टली कहे तो प्रेग्नेंट लेडी और इन्फेंट कह सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी और चाइल्ड कह सकते हैं। तीन तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि तीनों अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं तो फिर ऑल ऑफ दी अबव जो आता है वो हो सकता है। लेकिन आप सबको पता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, और नहीं पता है तो अपन आगे कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, कौन कौन से सेशन है। और आई थिंक आप सबको पता भी होगा कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के जो सेशन थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर अपने चैनल के होम पेज पर जाकर वहाँ पर इम्यूनाइजेशन अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल्ड आपको वहाँ पर बताया हुआ है। याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन से रिगार्डेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ईपीआई। अब आप क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा ईपीआई क्या होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, एक्टिव होकर ध्यान से देखें क्लास को क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईपीआई दैट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन इंक्लूड ऑल वैक्सीन्स एक्सेप्ट। देखिए ये जो इसके पीछे जो ये वर्ड लगा हुआ है एक्सेप्ट, इस वर्ड को आपको क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है। और सभी क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कहीं उसके अंदर ऐसे वर्ड तो छिपे हुए नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया होगा। काफ़ी बार तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन अपन जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये समझ में आता है कि ईपीआई के अंदर कौन कौन से इंक्लूड हैं। ऑप्शन आपके सामने सारे इंक्लूड हैं, कोई सा भी। सबसे फर्स्ट वन अपन पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं, यार ये इंक्लूड है, पोलियो इंक्लूड है, एमएमआर इंक्लूड है, बीसीजी इंक्लूड है। ऐसे ध्यान नहीं जाता है क्योंकि ये आपने देखा नहीं। ये अगर आप देख लेते तो आपको पता चलता है किसके अंदर से एक्सेप्ट निकालना है, तो फिर आपका थोड़ा माइंड घूमता और आप आंसर दे देते। अदरवाइज आप इसमें से या तो पोलियो को चूज़ करते, या बीसीजी को चूज़ करते, या फिर डीपीटी को चूज़ करते, ठीक है। एमएमआर तो आपने देखा भी होगा, तो इसको भी चूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चूज़ नहीं करेंगे आप, इसको भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको बताना है एक्सेप्ट। क्या बताना है? एक्सेप्ट आपको ढूंढने हैं। एक्सेप्ट मतलब जो इस क्वेश्चन के अंदर जो ईपीआई के अंडर नहीं आता है वो आपको ढूंढना है। तो कौन सा वैक्सीन नहीं आता है? ऑप्शन आपके सामने है डीपीटी, पोलियो, एमएमआर और बीसीजी। आई थिंक इसका आंसर सबके पास होगा, सबको पता होगा और होना भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है, उम्मीद है आप सबको पता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एमएमआर, मीजल्स, मम्स और रूबेला, जो कि ईपीआई यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा डीपीटी आपने पढ़ा है, डीपीटी इंक्लूड है, पोलियो इंक्लूड है और बीसीजी इंक्लूड है, एमएमआर इंक्लूड नहीं है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर सेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और साथ ही आप सबसे कहना चाहूँगा कि इन सब का और अलग से बिल्कुल कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इन सब के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए हुए हैं, तो वहाँ से उन सबको डाउनलोड करके आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स का, देखिए क्वेश्चंस को समझना है। स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताऊंगा, ध्यान रहे, ठीक है, और याद भी रखें। अभी अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। किसकी? वर्ल्ड की। वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस वर्ल्ड के अंदर कब रिपोर्टेड किया था? लास्ट केस, ध्यान रहे, लास्ट केस की अपन बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके रिगार्डेड जो भी आपको नॉलेजेबल बातें हैं वो मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर लास्ट केस पूछा हुआ है वर्ल्ड के अंदर। ऑप्शन आपके सामने है 1977, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1979 और ऑप्शन डी है 1982। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा।
जल्दी से आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा। जल्दी आंसर देना है आपको ताकि अपन जल्दी से क्वेश्चंस निकाल ले। चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1977 1977 में लास्ट केस मिला था वर्ल्ड के अंदर। ध्यान रहे किसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर। इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ वर्ल्ड की अपन बात कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर कब मिला था वो भी अपन बात करेंगे। अभी ध्यान रहे, याद हो जाना चाहिए आपको, साथ ही क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस मिला था 1977 1977 में लास्ट केस मिला था। अब ये भी ध्यान रहे कि कहाँ पर मिला था, तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं पूछा जा सकता है। बाकी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस जो है, वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस है अक्टूबर 1977 1977 में, अक्टूबर 1977 में मिला था और ये अफ्रीका में मिला था, ठीक है। सोमालिया अफ्रीका में इसका लास्ट केस मिला था, ठीक है। कहाँ पर मिला था, अफ्रीका में, ठीक है। ध्यान रहे अफ्रीका में, अक्टूबर 1977 सोमालिया अफ्रीका में। देन अपन इंडिया की अपन बात कर लेते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि वर्ल्ड में तो ये लास्ट केस मेरा रिपोर्ट हुआ था, इंडिया के अंदर कब लास्ट केस जो था इंडिया के अंदर कब रिपोर्ट हुआ था। तो अपन इंडिया की यदि अपन बात करें तो इंडिया के अंदर जो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का, वो हुआ था मई, कब हुआ था, मई 1975 में। ध्यान रहे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1975 के अंदर लास्ट केस मिला था इंडिया के अंदर। देखिए दोनों क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस वर्ल्ड में मिला था 1977 में, 1977 में। इंडिया के अंदर मिला था 1975 में, 1975 में। ध्यान रहे इंडिया के अंदर 75 में यानी 75 में, और वर्ल्ड के अंदर 77 यानी 77 में। याद रहे, भूलना नहीं है, ठीक है। वहीं अपन बात करें, यहीं पर दो क्वेश्चन तो आपको याद हो जानी चाहिए। यहाँ पर लास्ट केस वर्ल्ड में कब मिला था, 1977 में मिला था। इंडिया में कब मिला था, 1975 में मिला था, ठीक है। याद रहे, भूलना नहीं है। इसके बाद अपन आगे बात करें कि इंडिया को और वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स से कब इरेडिकेटेड मान लिया गया, यानी कह सकते हैं कि इंडिया को और वर्ल्ड को कब फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स कह दिया, यानी ऐसा कह दिया कि अब वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का कोई केस नहीं है। ये कब डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड से और इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। तो दोनों के अंदर दोनों क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, दोनों मैं आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट वन अपन वर्ल्ड की बात करें, कि वर्ल्ड में कब डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड में। तो याद रहे वर्ल्ड में डिक्लेरेशन हुआ था मई 1980 में, 1980 में, ठीक है। वर्ल्ड की बात की जा रही है, ये किसकी बात की जा रही है, वर्ल्ड की बात की जा रही है। वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया था, तो वो डिक्लेयर कर दिया था मई 1980 में, 1980 के अंदर। इंडिया की यदि अपन बात करें, इंडिया को कब डिक्लेयर कर दिया था, तो ये डिक्लेयर कर दिया था अप्रैल 1977 में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स से फ्री कब मान लिया गया या इरेडिकेटेड कब डिक्लेयर कर दिया, तो 1980 में। इंडिया को कब डिक्लेयर कर दिया, अप्रैल 1977 में। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं कि लास्ट केस वर्ल्ड में कब मिला, तो 1977 में मिला। लास्ट केस इंडिया में कब मिला, किसका, स्मॉल पॉक्स की अपन बात कर रहे हैं। लास्ट केस इंडिया में कब मिला, तो 1975 में मिला। उसके अलावा इनको इरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड कब मान लिए गए, वर्ल्ड को माना था 1980 में और इंडिया को माना था 1977 में। ये डिक्लेरेशन हो गया था कि अब इंडिया में और वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स का कोई केस नहीं है और नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट्स को इन क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके और वो भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो भी ध्यान से देख रहा होगा उसको इसका आंसर पता है, ठीक है। यानी कम्युनिकेबल डिजीज जो नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से
कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि इंडिया से फ्री हो चुकी है, यानी इंडिया के अंदर वो डिजीज अब हो ही नहीं रही है, यानी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इरेडिकेट हो चुकी है इंडिया से। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन सी है रूबेला और ऑप्शन डी है रेबीज। कौन सी डिजीज नहीं हो रही है ये आपसे पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड में और इंडिया में दोनों से ही ये इरेडिकेट हो चुकी है। कौन? स्मॉल पॉक्स। तो याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेडली क्वेश्चन है, टारगेट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है ऑल दी फॉलोइंग वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ। ठीक है, यानी कौन सी वैक्सीन है जो कि बर्थ में दी जाती हैं। ध्यान रहे मैंने क्या बोला था, ऐसे वर्ड आपको पकड़ने हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट आपसे पूछा है, अगर यहाँ तक क्वेश्चन आप पढ़ के छोड़ देते हैं कि ऑल दी फॉलोइंग वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ, तो फिर आपका आंसर 101% गलत हो जाएगा। अगर आपने एक्सेप्ट पूरा नहीं देखा, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप यहाँ फटाफट से बीसीजी पर जाएंगे या टिक करेंगे, गोला भरेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको नेगेटिव मार्क मिल जाएगा। लेकिन वो गलती आप नहीं करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है एक्सेप्ट, यानी कौन सी वैक्सीन है जो कि एट बर्थ बेबी को नहीं दी जाती। एट बर्थ नहीं दी जाती है, बाद में तो दी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाती, बाद में दी जाती है, लेकिन एट बर्थ नहीं दी जाती। वो वैक्सीन आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को एट बर्थ नहीं देते हैं। सबसे फर्स्ट वन आप सबको पता है, बीसीजी को एट बर्थ देते हैं, पोलियो को एट बर्थ देते हैं, हेपेटाइटिस बी को देते हैं, तो तीनों ही दिए जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ए है जो कि नहीं दिया जाता है, दैट इज करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस ए है जो कि एक्सेप्ट यहाँ पर माना गया है। आंसर आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपके सामने द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सीएचओ के अंदर तो जनरली ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ऐसा सिस्टम, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। ऐसा सिस्टम जहां पर और जिसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है किसको? वैक्सीन को। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? ऐसा सिस्टम जहां पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं कोल्ड चेन, कूल चेन, फ्रीजर चेन और वैक्सीनेशन। आंसर आपको देना है। उम्मीद है आपको आंसर मिल गया है, तो आंसर भी दे दीजिएगा। आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन। और कोल्ड चेन के क्या क्या एलिमेंट्स थे अभी कुछ देर पहले अपन ने डिस्कस किए थे, उनमें से कुछ एलिमेंट्स वो थे। बाकी कुछ एलिमेंट्स है जो कि अपन फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन सिंगल एक ही सेशन, उस सेशन के अंदर केवल कोल्ड चेन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कोल्ड चेन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा नहीं किया हो तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेशन आपको अवेलेबल हो सके। और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इन सब का PDF और कंप्लीट नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, तो वहाँ से उनको डाउनलोड करके आप उनको पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अपन डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर BCG। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। BCG के लिए डाइल्यूएंट के रूप में आप सबको पता है BCG जो कि एक पाउडर फॉर्म में आता है, BCG जो कि क्या होता है, पाउडर फॉर्म में आता है। अब BCG के लिए डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि BCG क्या है, पाउडर फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में ही उसको यूज़ तो करेंगे नहीं, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा।
और डाइल्यूट करना पड़ेगा तो उसके डाइल्यूशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। तो जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन नंबर सी है डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन और ऑप्शन नंबर डी है रिंगर लैक्टेट। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? बीसीजी वैक्सीन के लिए डाइल्यूएंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन में इसको डाइल्यूट किया जाता है। अगर नॉर्मल सेलाइन ऑप्शन में नहीं है तो सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही एक ही मीनिंग है, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन और सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल सेलाइन और सोडियम क्लोराइड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगर ऑप्शन में नॉर्मल सेलाइन है तो बिल्कुल नॉर्मल सेलाइन इज करेक्ट आंसर। नॉर्मल सेलाइन नहीं है तो फिर आपको सोडियम क्लोराइड को ढूंढना पड़ेगा और उसको करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन दी प्रिवेंशन ऑफ। आप सबने पढ़ा होगा इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है आप सबने पढ़ा होगा। ये एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, एक प्रकार का रेसिस्टेंस होता है जो कि एक्टिवेट करता है किसी बॉडी होस्ट को, या होस्ट को किसके लिए, कोई भी फॉरेन बॉडीज जो हैं बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट प्रिवेंशन दे, वो इम्यूनिटी होती है। समझ गए होंगे इम्यूनिटी क्या होती है? किसी भी पर्सन के अंदर ऐसी इम्यूनिटी होती है, ऐसी रेसिस्टेंस होता है जो कि क्या होता है, अपनी बॉडी होस्ट को, अपनी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है किसके अगेंस्ट, जो भी फॉरेन बॉडी अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करती हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, डस्ट पार्टिकल होता है, उनके अगेंस्ट वो फाइट करें तो वो क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की इम्यूनिटी की अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। बाकी इम्यूनिटी के रिगार्डिंग भी अपन एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि हर्ड इम्यूनिटी है वो किसके लिए यूजफुल नहीं, किसके प्रिवेंशन के लिए यूजफुल नहीं है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ। ठीक है, किसके प्रिवेंशन के लिए हर्ड इम्यूनिटी यूजफुल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है पोलियो, ऑप्शन बी है टिटनस, ऑप्शन नंबर सी है रूबेला और ऑप्शन नंबर डी है मीजल्स। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, याद होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टिटनस। ठीक है, तो डोंट डेवलप अगेंस्ट द टिटनस, यानी हर्ड इम्यूनिटी है जो कि टिटनस के अगेंस्ट प्रिवेंशन नहीं देती हैं, टिटनस के अगेंस्ट प्रिवेंशन नहीं देती हैं। अब आप कहेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती हैं? एक ओवरऑल रेसिस्टेंस इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ओवरऑल और रेसिस्टेंस होता है एक हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन टिटनस एक ऐसा डिजीज है जिसके अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, यूजफुल नहीं होती हैं प्रिवेंशन के लिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टिटनस इज राइट आंसर, टिटनस इज करेक्ट आंसर। और उम्मीद है यहाँ तक कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले सेशन को अपन एंड करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको कम्प्लीटली नोट्स चाहिए, कम्प्लीटली नोट्स आप पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे रिगार्डेड जो नोट्स हैं, पेपर्स है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक आपको अवेलेबल है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे और ऐसे ही कंटिन्यू सेशन ज्वाइन करते रहे। थैंक यू वेरी मच।